हेलो गाइज, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बी फैमिली वर्ब्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि ये बी फैमिली वर्ब्स होती क्या है और इनके क्या यूजेज हैं। बी फैमिली वर्ब्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक 9 से लेकर 12 तक जो ग्रामर बुक्स हैं उसमें पढ़ा जरूर होगा। आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, जिससे कि हर कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो आपका क्लियर हो जाए। तो टॉपिक क्या है? बी फैमिली वर्ब्स। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बी फैमिली वर्ब्स आखिर होती क्या है। तो देखिए, बी फैमिली वर्ब्स के अंदर ये वर्ब्स आती हैं जिसमें एज, एम, आर, ये 3 वर्ब्स तो हैं जो प्रेजेंट टेंस में आती हैं। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, एम, आर, ये 3 बी फैमिली वर्ब्स हैं। अब देखिए 2 बी फैमिली वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में आती हैं। वो कौन सी हैं? वॉज, ओके, एंड वर। ये 2 फॉर्म्स ऐसी हैं जो कि पास्ट टेंस में आती हैं, तो यहां पे हम मेंशन करते हैं पास्ट टेंस, राइट? ओके, पास्ट टेंस। अब देखिए इसमें फ्यूचर टेंस में भी 2 वर्ब्स हैं और वो कौन सी हैं? विल बी और शैल बी। तो बी फैमिली वर्ब्स में से 2 फ्यूचर में है, विल बी और शैल बी। तो ये फ्यूचर टेंस में हो गई, यहां मेंशन करते हैं हम फ्यूचर टेंस, राइट? तो गाइस आपको भी ये नोट डाउन करने हैं, क्योंकि अगर आप ये चीजें नोट करोगे और रिवाइज करोगे और जो एग्जांपल्स हम दे रहे हैं उनको भी आपको नोट करना है और अपने एग्जांपल्स भी साथ साथ आपको सपोर्ट करना है हर पॉइंट के साथ, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एज, एम, आर, ये 3 हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में है बी फैमिली वर्ब्स। वॉज, वर, पास्ट के अंदर 2 मेंबर्स हैं बी फैमिली वर्ब्स के, और विल बी, शैल बी, फ्यूचर के अंदर भी 2 मेंबर्स हैं बी फैमिली वर्ब्स के। तो ये जो बी फैमिली वर्ब्स हैं टोटल कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस वर्ब का, ये जो वर्ब है बी, इसका जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं? टोटल 7 मेंबर्स। ओके, एज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। अब हमें समझना है कि इनका यूज कैसे होता है, किन कंडीशंस में, कैसे वाक्यों में इनका हमें प्रयोग करना है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यहां पर एज, राइट? तो एज का यूज कहां करना होगा आपको, उसको समझिए। आई होप आप ये पॉइंट क्लियर समझ चुके होंगे कि ये तीनों प्रेजेंट में हैं, ये दोनों पास्ट में हैं और ये दोनों फ्यूचर टेंस में हैं। और इसे आप नोट भी कर लीजिएगा, स्क्रीन को स्टिल करके आप नोट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको वाइप करता हूं जिससे कि मैं यहां आपको सेंटेंस क्रिएट कर सकूं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है एज। एज का यूज आपको कहां करना है? तो देखिए एज का यूज पहली बात तो प्रेजेंट टेंस में करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की हैं तीनों वर्ब्स, इज, एम, आर। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आप इज का यूज करेंगे तो आपको देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो गाइस केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आपको इज का यूज करना है, राइट? और इसमें किस तरह के वाक्य हो सकते हैं? देखिए इज का जो यूज है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा रहा है, वह गाना गा रहा है। अब देखिए इस वाक्य के अंदर आप सब्जेक्ट देखें, ही है जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ आपको क्या सपोर्ट करना है? इज सपोर्ट करना है। ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, SINGING, सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज का यूज किया जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, वह एक गायक है। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस इंटरकनेक्ट हो गए।
वह गाना गा रहा है क्योंकि वह एक गायक है। अब इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो यहां भी आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हमें इस सपोर्ट करना है, ही इज अ सिंगर, राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों में इज का यूज हो सकता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज का यूज करेंगे तो इसके साथ आपको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसे आप आईएनजी फॉर्म भी बोलते हो, उसका सपोर्ट करना है, इज सिंगिंग। या होता है यहां पे वह नृत्य कर रहा है यानी डांस कर रहा है, इज डांसिंग। वह खाना खा रहा है, इज ईटिंग द फूड, राइट। वह क्रिकेट खेल रहा है, इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है इज के साथ अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं तो यहां पर इज का यूज तब होगा जब आपके सेंटेंस के अंदर क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट। डियर गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप दो तरीके के सेंटेंस फेस करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक तो वो वाक्य होते हैं जिनमें बाद में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं। आपकी बुक में ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मोहन खाना खाता है, मोहन ईट्स द फूड। सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सर टीचेज इंग्लिश। राहुल फुटबॉल खेलता है, राहुल प्लेज फुटबॉल। तो जहां पर ता है, ती है ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में, उन वाक्यों की अंग्रेजी भी हम बनाते हैं कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे भी वाक्य आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम ए टीचर। वह एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसके साथ क्या लिया, इज। ही इज ए टीचर। वह एक खिलाड़ी है, शी इज ए प्लेयर, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि इन सेंटेंसेज में क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन वाक्यों में भी हम इज का यूज करते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, वह एक गायक है, ही इज ए सिंगर। एक और सेंटेंस लेते हैं, राहुल एक क्रिकेटर है, राहुल एक क्रिकेटर है। तो देखिए इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राहुल इज ए क्रिकेटर, RAHUL राहुल। हमने आर कैपिटल केस में क्यों लिया, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो गाइस ध्यान रखें, प्रॉपर नाउन जहां भी आएगा, चाहे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के मिडल में आए या सेंटेंस के लास्ट में आए, आपको प्रॉपर नाउन जहां भी लेना है कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो राहुल इज अ क्रिकेटर, CRICKET, क्रिकेट से ही बना है क्रिकेटर, राइट। और आपको अब पंक्चुएट करना है इसे फुल स्टॉप, राइट। तो राहुल इज ए क्रिकेटर, राहुल एक क्रिकेटर है। तो आपने यहां बी फैमिली वर्ब्स के फर्स्ट मेंबर के बारे में जाना, वो क्या है, इज। कि इज का यूज कहां होता है, किस तरह के वाक्यों में होता है। तो हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म के साथ इज का यूज होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज का यूज होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन ऐसे वाक्यों में जिनमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसके मैंने कई सारे आपको एग्जांपल दिए। वह एक गायक है, तो देखिए यहां पे वह यानी ही क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, वर्ब। ये जो ए सिंगर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। राहुल एक क्रिकेटर है, राहुल सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है। अ क्रिकेटर क्या है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है वर्ब इज का। तो ऐसे वाक्यों में आप इज का यूज कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड मेंबर की। प्रेजेंट टेंस के अंदर बी फैमिली वर्ब्स का सेकंड मेंबर कौन सा है, एम। तो एम का यूज कहां होगा, अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो मैं यहां ये वाइप करूंगा जिससे कि मुझे यहां पे स्पेस मिले आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आप स्क्रीन को स्टिल करके ये सारे एग्जांपल्स नोट करें, और एक खास बात ये है, अपने एग्जांपल्स जरूर सपोर्ट करें। जब तक आपके पर्सनल एग्जांपल्स नहीं आएंगे आप टॉपिक को सही से क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो देखिए नेक्स्ट है एम। तो एम का यूज प्रेजेंट में होगा, लेकिन इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसका यूज ओनली विद आई। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपका,
आई। अगर आई सब्जेक्ट है तो आपको एम का यूज करना है प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम का यूज हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी एम का यूज हो सकता है। मैं दोनों के सेंटेंस देता हूं। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे वाक्यों में एम का यूज हो सकता है आई के साथ? ध्यान दीजिए, मैं एक खिलाड़ी हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई एम अ प्लेयर। मैं एक आई एम अ पायलट, या मैं एक डांसर हूं, आई एम अ डांसर। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें कि आई का यूज केवल और केवल एम के साथ होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एम का यूज सिर्फ आई के साथ होगा और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। राइट? आई और एम का क्या है? टाई अप है। आई के साथ आपको एम ही सपोर्ट करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हिंदी वाक्य में बाद में ता है, ती है ऐसे शब्द नहीं आएंगे। खास तौर पे इसमें हूं आएगा, क्योंकि आई वाले वाक्यों का एंड हूं से होता है। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक नेता हूं, आई एम अ लीडर। तो इसमें आई वाले वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में लास्ट में हिंदी शब्द क्या आता है? हूं। तो आपको ऐसे शब्द देखने होंगे अपने वाक्य में। अगर आपके सेंटेंस के टेल में ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां आप आई के साथ एम का यूज करेंगे। राइट? और एक दो एग्जांपल ले सकते हैं। आई एम अ फुटबॉलर। आई एम अ फुटबॉलर, मैं एक फुटबॉल खिलाड़ी हूं। तो ऐसे वाक्यों में आप एम का यूज करेंगे और सिर्फ आई के साथ करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा कि कैसे वाक्यों में हम एम का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम एम का यूज करते हैं। कैसे वाक्यों में? जहां हिंदी वाक्यों में रहा हूं आ रहा हो, रहा हूं ये शब्द आ रहा हो हिंदी वाक्य के अंत में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग रहा हूं। और वहीं हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था सिर्फ हूं। कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा हूं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक कलाकार हूं, आई एम एन आर्टिस्ट। तो यहां पे हूं शब्द आना चाहिए हिंदी वाक्य के अंत में, और यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा हूं। तो ऐसे वाक्यों में आप बी फैमिली वर्ब्स के कौन से मेंबर का यूज करेंगे? एम का। और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट आई होना चाहिए। अदर किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको एम का यूज नहीं करना है। तो आपने देखा कि एम हम कहां यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बी फैमिली वर्ब्स की जो फैमिली है उसमें थर्ड मेंबर है आर। अब देखना है हमें आर का यूज कहां करना है। तो गाइस यहां ये ध्यान रखिए कि आर का यूज आपको करना होगा उस कंडीशन में जब आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल, PLURAL। जब तक आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट प्लूरल नहीं है, आप आर का यूज नहीं करेंगे। राइट? और आर का यूज किस किस टेंस में कर सकते हैं आप? आर का यूज आप कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप आर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे खिलाड़ी हैं। तो आप देखेंगे इसमें हिंदी वाक्य के लास्ट में मोस्टली आप क्या पाएंगे? हैं, ये शब्द आएगा, हैं। वे खिलाड़ी हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे आर प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स। आप जब भी कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो तीन चीजों पर ध्यान दिया करें। आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में SOV क्या है। SOV आपको अपने सेंटेंस में पता लगाना चाहिए। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, V फॉर वर्ब
और कभी कभी जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या मिलेगा, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ये 4 एलिमेंट हो गए, हमने इसमें एक और जोड़ दिया सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट। तो SOVC, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। तो आपको देखना चाहिए कि आपके सेंटेंस में क्या क्या दे रखा है। तो यहां देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन करता है। तो एक्शन करने वाले को क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट। हिंदी में से कर्ता भी कहते हैं, राइट। या फिर हम सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो 2 डेफिनेशन हो गई। डूअर यानी करने वाले को सब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो यहां पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट। या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, मैं एक अध्यापक हूं, मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं कौन हूं। तो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है वो भी क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। तो दे सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे आर क्या है, वर्ब। वर्ब कौन से वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स या तो हमें एक्शन बताते हैं कि हमारे सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, तो यहां पे टीच क्या है, एक्शन। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग क्या है, एक्शन। आई एम टेलिंग यू समथिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो टेलिंग क्या है, एक्शन। तो या तो एक्शन बताते हैं वर्ब्स, या फिर वो स्टेटस बताते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो यहां पर एम जो वर्ब है वो मेरा स्टेटस बता रहा है। तो वर्ब्स जो होते हैं या तो एक्शन बताते हैं, मेन वर्ब जितने भी होते हैं सब एक्शन बताते हैं। जिन हिंदी शब्दों के लास्ट में ना शब्द आता है, अगर वो किसी का नाम नहीं है, तो वो सब क्या है, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल हंसना यानी लाफ, रोना वीप, चिल्लाना क्राई, लड़ना क्वेरल, सारे शब्द जिनमें लास्ट में ना आता है, अगर वो किसी का नाम नहीं है, तो वो सब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होती हैं, राइट। तो कुछ वर्ब्स यानी जो मेन वर्ब्स होती हैं वो तो ये हो गई जो अभी मैंने बताई थी, लेकिन दूसरी वर्ब्स क्या होती हैं जिनको हम ऑक्सिलरी कहते हैं, जैसे ये आर। तो ये वर्ब्स क्या बताती हैं, अक्सर स्टेटस बताती हैं। वे क्या है, खिलाड़ी हैं, तो इनका स्टेटस पता लग रहा है हमें आर से। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये जो प्लेयर्स, ये जो वर्ड है, ये हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो। तो यहां पे दे जो सब्जेक्ट है, ये प्लेयर्स के साथ कुछ नहीं कर रहा है। यहां तो इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि वे कौन है, वे प्लेयर्स हैं। तो यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, ये है कॉम्प्लीमेंट वर्ब का। ये जो आर वर्ब है इसका कॉम्प्लीमेंट है प्लेयर्स, राइट। तो जहां ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मिलेगा आपको, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की भी 2 स्पेलिंग्स होती हैं, जरा इसको जरा क्लियर कर लीजिए। COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट। तो यहां ये जो सी लिखा है मैंने, उसकी स्पेलिंग ये होगी COMPLEMENT, यानी जो हमारी बात को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट, राइट। एक स्पेलिंग और भी होती है COMPL। अब एल के बाद हमने ई लिखा था, लेकिन यहां पे क्या आएगा, आई, और बाकी स्पेलिंग सेम है, केवल एक लेटर का डिफरेंस है, यहां पे ई था और यहां पे आई है। तो ये वाला जो वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें एल के बाद आई आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, शुभकामनाएं। जैसे किसी का बर्थडे है तो आप कार्ड में क्या लिखते हैं नीचे, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, है ना। तो इसका मतलब शुभकामना। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, ये होमोफोन्स हैं। ये टॉपिक हम आगे कभी डिटेल में लेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या चल रहा है कि आर का यूज कहां होता है, आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जहां हिंदी वाक्य के अंत में क्या शब्द आना चाहिए, हैं, राइट। ओके, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, तो इसमें कैसे वाक्य हो सकते हैं। ये शब्द खासतौर पर आपको मिलेगा हिंदी वाक्य के एंड में, रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे खाना पका रहे हैं, वे खाना पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आर का यूज उन वाक्यों में होगा जहां आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल, और अंतिम शब्द क्या होने चाहिए, रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल, वे खाना पका रहे हैं, वे गांव जा रहे हैं, वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, ऐसे इसमें वाक्य हो सकते हैं। तो वे खाना पका रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे दे आर कुकिंग। ये फर्स्ट फॉर्म में कुक, हम इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म से हम कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं? फोर्थ फॉर्म। जितनी भी फोर्थ फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म जिसे हम रूट फॉर्म भी कहते हैं, उसमें आईएनजी ऐड करने से फोर्थ फॉर्म बन जाती है। दे आर कुकिंग, तो ये सब्जेक्ट हो गया और आर कुकिंग ये वर्ब हो गया। अब क्या लेना है हमें? ऑब्जेक्ट, द फूड। दे आर कुकिंग द फूड, राइट। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आर का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है। लास्ट में हिंदी शब्द क्या आएगा? हैं। जैसे वे खिलाड़ी हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसे। और देखिए, आर का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकता है। फिर आपको देखना होगा कि आपके हिंदी वाक्य के अंत में कैसे शब्द आएंगे? रहे हैं, राइट। वे खाना पका रहे हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, वे अखबार पढ़ रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं, ऐसे जो वाक्य होंगे उनको आप कंसीडर करेंगे आर के केस में। वहां पे आपको आर का यूज करना होगा अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ओनली प्लूरल, राइट। तो अभी तक हम अपने 3 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। इज, एम, आर, इनका यूज कहां होगा, कैसे हिंदी वाक्यों में होगा, किन किन टेंसेज में होगा, ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ आते हैं। बी फैमिली वर्ब्स में नेक्स्ट मेंबर है वॉज। मैं इसे वाइप कर देता हूं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम उसको रीडिस्कस करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है वॉज। अब हमें देखना है कि वॉज का यूज हमें कौन से टेंस में करना होता है, कैसे हिंदी वाक्यों में करना होता है। तो देखिए, पहली कंडीशन तो सब्जेक्ट की है। आप सब्जेक्ट पर गौर करें। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। और टेंस क्या हो सकते हैं? तो देखिए, वॉज का यूज 2 टेंस में हो सकता है। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट 2 टेंस हैं जिनमें हम वॉज का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली ये बात ध्यान रखें क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अब देखिए, हम पहले डिस्कस करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में कैसे हिंदी वाक्य हो सकते हैं जहां पे आप वॉज का यूज कर सकते हैं। तो मैं एक हिंदी वाक्य आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि अशोक एक महान राजा था। मैं यहां ये सेंटेंस नोट डाउन करता हूं। अशोक एक महान राजा था, महान राजा था। अशोक एक महान राजा था, मैंने ये हिंदी वाक्य लिया। अब मुझे इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लेना होगा? सब्जेक्ट ASHOK, अशोक। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट। अब इसके साथ हमें सपोर्ट करना है वॉज। अशोक वॉज एक महान राजा। महान के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? ग्रेट। और राजा के लिए वर्ड क्या आएगा? किंग। और मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? अशोक। वॉज क्या है? वर्ब। अ ग्रेट किंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो अशोक एक महान राजा था, ये मेरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया। तो आप ध्यान रखें, जब भी कभी आप वॉज का यूज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे वाक्यों में करेंगे जिनमें हिंदी शब्द क्या होगा? लास्ट हिंदी शब्द था। ओके, जैसे वह एक खिलाड़ी था, ठीक है, वह एक डांसर था, वह एक अच्छा विद्यार्थी था, ही वॉज ए ग्रेट स्टूडेंट। ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाते समय आपको वॉज का यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए हिंदी वाक्य में? था। आई होप कुछ हद तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे वाक्यों में हमें इसका यूज करना है? तो सिंपल वाक्य होते हैं जो आपने अभी पहले की क्लासेज में भी किए हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा था, रहा था शब्द आना चाहिए लास्ट में, और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर।
देख सकते हैं कि विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहा था। जब भी कोई सीरीज आती है तो सब लोग प्रैक्टिस करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट सुपर परफेक्ट। अगर आपको बेटर होना है तो यही काफी नहीं है कि आप मुझे सुनते रहें और देखते रहें, जरूरी यह है कि आप प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट सुपर परफेक्ट। तो देखिए यहां पर अब एक सेंटेंस देखते हैं हम। राहुल, बार बार राहुल लिख रहे हैं हम, आप सोच रहे होंगे राहुल शायद सर का कोई दोस्त है, और ये सच भी है। एक नया सब्जेक्ट लेते हैं, राजा। राजा, यहां पे वो वाला राजा नहीं जिसकी इंग्लिश किंग होती है। राजा मतलब एक लड़के का नाम हो सकता है। राजा अपना काम कर रहा था, अपना काम कर रहा था, राजा अपना काम कर रहा था, राइट। सॉरी, करके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए था, रहा। राजा अपना काम कर रहा था। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपके हिंदी वाक्य के अंत में क्या शब्द आना चाहिए, था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो वहां आप वॉज का यूज करेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर राजा की इंग्लिश हम किंग नहीं लिखेंगे, यहां पर राजा को राजा ही लिखेंगे, क्योंकि ये एक बंदे का नाम है, एक लड़के का नाम है। तो यहां पे हम लिखेंगे राजा को RAJA। लेकिन राजा को हम किंग कब लिखते हैं, जब हम उस राजा की बात कर रहे होते हैं जो पर्सन किसी राज्य पर अपना रूल करता है, शासन करता है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, राजा, RAJA, और राजा के साथ हमें क्या लेना है, वॉज। राजा वॉज कर रहा था, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू, ING लगाएंगे, क्या हो जाएगा, डूइंग, राइट। फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दीजिए, फोर्थ फॉर्म क्रिएट हो जाती है। राजा वॉज डूइंग, अपना काम। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं किसमें, कि सर अपना की इंग्लिश क्या होती है, क्योंकि इस बेचारे अपना की कोई अपनी स्पेलिंग नहीं होती। इसकी स्पेलिंग हमेशा किस पर डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है और मैस्कुलिन है तो अपना की इंग्लिश हिज आती है। जैसे राजा के केस में अपना की इंग्लिश क्या आएगी, हिज, हिज वर्क। अगर यहां होता रानी, रानी अपना काम कर रही थी, क्वीन नहीं, कोई लड़की रानी जिसका नाम है, रानी अपना काम कर रही थी, तो हम क्या लिखते, रानी वॉज डूइंग हर वर्क, अपना काम, हर वर्क। और राजा के लिए हिज वर्क, वे अपना काम कर रहे थे, देयर वर्क। मैं अपना काम कर रहा था, माई वर्क। तो अपना की इंग्लिश कहीं माई होगी, कहीं देयर होगी, कहीं हिज होगी, कहीं हर होगी। ये डिपेंड करता है, अपना की इंग्लिश किस पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट पर, राइट। तो जब भी कभी आप अपना या अपनी इन शब्दों की इंग्लिश लिखेंगे तो आप अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका नंबर क्या है। तो राजा वॉज डूइंग हिज वर्क, राजा अपना काम कर रहा था। नेक्स्ट मेंबर है इसमें वर। वर का यूज कहां होगा, कैसे वाक्यों में होगा, ये अब देखते हैं। तो देखिए अब हम आ गए फिफ्थ मेंबर पर, वर। तो वर का यूज होगा जब आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तभी वर का यूज करना है। तो वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। कौन कौन से टेंसेज में आएगा, वर का यूज हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट में, और कहां हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, हमने बताया वॉज का यूज सिंगुलर में, वर्क का प्लूरल में। अब देखिए सेंटेंस देखते हैं। वे अच्छे अभिनेता थे। एक नया वर्ड लेते हैं, अभिनेता। वे अच्छे अभिनेता थे। तो देखिए जब हम वर्क का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। टेंस पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, और पास्ट इंडेफिनिट में जो हिंदी वाक्य होगा उसमें आप देखेंगे कि जो लास्ट वर्ड है वो क्या होगा, थे। जैसे वे अच्छे अभिनेता थे, तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट की इंग्लिश देनी होगी, वे यानी कि दे। अब दे के साथ क्या आएगा, वर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही हम वर का यूज करते हैं। दे वर अच्छे यानी गुड, और अभिनेता यानी एक्टर्स। ओके, जैसे मान लीजिए मैं पुराने कुछ
अभिनेताओं की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि भाई दिलीप कुमार और विनोद खन्ना बहुत अच्छे अभिनेता थे, तो मैं क्या बोलूंगा, वे अच्छे अभिनेता थे, दे वर गुड एक्टर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखें, सब्जेक्ट प्लूरल और लास्ट हिंदी वर्ड क्या होगा, थे। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसा वाक्य हो सकता है, हम बाजार जा रहे थे। तो देखिए सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, चाहे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो या पास्ट कंटिन्यूअस का, सब्जेक्ट का प्लूरल होना जरूरी है अगर हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरह के वाक्य हो सकते हैं, रहे थे, ये हिंदी शब्द अक्सर आपको अपने सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देगा। तो देखिए सब्जेक्ट वी और वी के साथ वर और वर के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वी वर गोइंग, और प्रीपोजिशन टू, वी वर गोइंग टू मार्केट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ वर्ड्स में डिफरेंस पता नहीं लगता, जैसे मार्केट और बाजार, उन्हें लगता है मार्केट की हिंदी बाजार है। ऐसा नहीं है, दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। तो अगर आप इस तरह के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट्स जरूर देखा करें, क्योंकि वहां पर हम डिफरेंस बिटवीन सीरीज लेकर चल रहे हैं, जहां ऐसे वर्ड्स को क्लियर किया जाता है जिनमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो फिलहाल हमारा टॉपिक चला है पास्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे वाक्य हो सकते हैं, हम बाजार जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम कबड्डी खेल रहे थे, कुछ भी ऐसे वाक्य हो सकते हैं। हिंदी वाक्य में लास्ट वर्ड क्या होगा, थे, रहे थे, राइट, रहे थे। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, ओनली थे। पास्ट कंटिन्यूअस में रहे थे, और हमें वर्ब के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब का यूज हमें कहां करना है, किन टेंसेज में करना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मेंबर की तरफ बढ़ते हैं और वो है विल बी। तो मैं इसे वाइप करता हूं यहां पर। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है विल बी। तो गाइज विल बी का यूज कहां होगा, विल बी और शैल बी। ध्यान रखें कि ये केवल एक ही टेंस में यूज होते हैं और वो टेंस है फ्यूचर, राइट। फ्यूचर टेंस में ही आपको यूज करना होगा विल बी और शैल बी का। इन दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए टेंस क्या होना चाहिए, फ्यूचर। अब बात आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, जो रूल्स हम यहां आपको बता रहे हैं ये वो रूल्स हैं जो जनरल रूल्स हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है यानी हिंदी वाक्य में मैं आ रहा है, या फिर वी है यानी हिंदी वाक्य में हम आ रहा है, तो आपको यूज करना होगा किसका, शैल बी। और अगर आई और वी नहीं है सब्जेक्ट और कुछ आ रहा है, अब उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इसलिए हमने लिखा अदर्स। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लेना होगा, विल बी, राइट। तो ध्यान रखें गाइज, आई एंड वी के साथ शैल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी। अब हम कुछ वाक्य देते हैं हिंदी के जिससे आपको यह कंफर्म हो कि कैसे वाक्यों में आप विल बी शैल बी का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि भाई मैं कल वहां होऊंगा, यानी ये मुझे लग रहा है कि मुझे कल वहां जाना है। तो मुझसे कोई पूछ रहा है भाई कल कहां होंगे आप, कि मैं कल दिल्ली होऊंगा, यानी मैं दिल्ली में होऊंगा कल। तो मैं क्या बोलूंगा, अब मैं पहले हिंदी वाक्य लिख देता हूं, मैं कल दिल्ली में होऊंगा, राइट। तो आई शैल, अभी जैसा मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी में से है तो आपको क्या लेना होगा, शैल बी। आई शैल बी इन दिल्ली। आप हिंदी में साउंड करते हैं दिल्ली और इंग्लिश एक्सेंट क्या हो जाता है, दिल्ली। आई शैल बी इन दिल्ली। कल, कल की इंग्लिश फ्यूचर में हम क्या लेते हैं, टुमारो, TOMORROW। और ये कल जब पास्ट में आता है तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाती है, यस्टरडे। तो हमारे पास कल की 2 स्पेलिंग्स होती हैं, यस्टरडे भी कल की स्पेलिंग है,
लेकिन ये किस कंडीशन में, जब आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो तो कल की इंग्लिश क्या आएगी, यस्टरडे। लेकिन जब आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो तो कल की इंग्लिश क्या आएगी, टुमारो। आई शैल बी इन दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली में आऊंगा। और अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है हम कल दिल्ली में होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली टुमारो। ओके, अब हम देखते हैं कि विल बी का यूज कब आएगा। अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट की पोजीशन में हम थोड़ा चेंज करते हैं और हम यहां लेते हैं वह कल दिल्ली में, तो होगा तो नहीं आएगा। अब यहां पे वह के साथ क्या आएगा, होगा। जैसे मैं कह रहा हूं भाई मुझे उससे मिलना है, वो कल कहां मिलेगा, तो आपने मुझे बताया सर वह कल दिल्ली में होगा, यानी वो दिल्ली जाएगा तो वहां आप उससे मिल सकते हैं, तो वह कल दिल्ली में होगा। अब मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है तो मुझे सब्जेक्ट क्या है, ही। और अभी मैंने आपको बताया था कि आई एंड वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के साथ आपको क्या लेना है, विल बी। तो ही विल बी, बाकी सेम, इन दिल्ली टुमारो, वह कल दिल्ली में होगा। तो गाइस आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमें विल बी और शैल बी कहां लेना है। तो आज हमने जाना कि बी जो वर्ब है उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेंबर्स होते हैं बी फैमिली के। और वो कौन से हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, टोटल 7 मेंबर्स हैं। इट्स अ लार्ज फैमिली। तो देख सकते हैं आप बी फैमिली अच्छी खासी फैमिली है, और इनके मेंबर्स कहां कहां किन किन वाक्यों में यूज होते हैं ये हमने डिस्कस किया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स यू, मैं आपको जवाब दूंगा, आपकी क्वेरी को क्लियर करूंगा। लेकिन आपका इंटरैक्टिव होना आपकी इस क्लास की सफलता के लिए जरूरी है। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी नई क्लास में। टिल देन, जय हिंद।